क्योंकि जिस अनाज से हम भोजन करके पैदा हुए आगे बढ़े, वो तो भोजन अब अमीरों की थाली में जा रही, महंगे हो करके। हम तो रोटी चावल पे अब जीने वाले हैं। क्रीमी लेयर का मानधन 8 लाख रुपए बड़ी रकम नहीं है साहब। आज के डेट में शिक्षा लेने के लिए लाखों रुपए की डोनेशन जाती है अच्छे स्कूल, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए, और मंथली फीस 10,000 रुपए जाती है। जिनके घर में 2-3 बच्चे हैं, क्या ये संभव है कि अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा दे पाएंगे? उस समय का विडंबना क्या था कि अगर बेटियां पढ़ेगी तो अनहोनी होगा, अगर दलित पढ़ेंगे तो अनहोनी होंगे, अगर दलित बैकवर्ड क्लास के लोग धन संचय करेंगे तो अनर्थ होगा। और आज हम लोग ने बहुत कुछ हासिल किया है, उसमें भी तरह तरह के चीज आरक्षण जैसे शब्दों में हथकंडे अपना गए हैं, जिसमें क्रीमी लेयर है। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रांत में, जिस कास्ट में, जिस क्लास की मात्र 1% लोग संसाधन से थोड़े परिपूर्ण है, 1% लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ये बिहार के जाति जनगणना कह रही है। ये सारे सिस्टम हम लोग को वर्ण व्यवस्था के बाद जात पात के आधार पर जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्रीमी लेयर उसमें एक है। क्रीमी लेयर, आप लोग को पता है क्रीमी लेयर? हाथ उठा करके खड़े करें जरा। क्रीमी लेयर के बारे में पता है? ऐसे व्यक्ति जिनके 8 लाख से अधिक आय है, उनके बच्चे उच्च शिक्षा में आरक्षण के तहत नहीं जाएंगे, चाहे वो किसी जात समाज के हो, खास करके SC ST OBC SC BC की बात कर रहा हूं। तो ये क्रीमी लेयर का मानधन 8 लाख रुपए बड़ी रकम नहीं है साहब। आज के डेट में शिक्षा लेने के लिए लाखों रुपए की डोनेशन जाती है अच्छे स्कूल, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए, और मंथली फीस 10,000 रुपए जाती है। जिनके घर में 2-3 बच्चे हैं, क्या ये संभव है कि अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा दे पाएंगे और IIM में या बड़े इकोनॉमिस्ट बना पड़ेंगे? इसमें हमारे कितने लोग, सब लोग तो हमारे क्लास 3, क्लास 4 में लोग थे, और अब वो भी जो क्लास 2 और 3 की नियुक्तियां थी उसको बंद करके 15 से 20,000 रुपए की जॉब आपके हाथ में पकड़ा दिए जाते हैं। आपके बच्चे जिन्होंने आपने अपनी परवरिश एक चौकीदार के रूप में सरकारी संस्थान में एक चौकीदार थे, अपने बच्चे को सपना देखा क्लर्क बनाने के लिए, बैंक कर्मी बनाने के लिए, पुलिस बनाने के लिए, इन संसाधनों पे लाने के लिए, लेकिन क्या आपके बेटा जी जो काम कर रहे हैं 10 से 20,000 के जॉब, वो अपने बेटे को अच्छे जगह, अच्छे संस्थान में एडमिशन दिलाएंगे क्या? नहीं। और जो लोन की भी बात करते हैं, स्टेट हो या सेंट्रल हो, कितने लोगों को लोन मिलता है? नहीं मिलता। इसलिए आरक्षण में जो हथकंडे अपनाए गए हैं, इसमें क्रीमी लेयर का, हम लोग चाहते कम से कम 1-1.25 लाख रुपए महीना कमाने वाला क्रीमी लेयर में आए। हमारा सेनापति को गायब कर दिया गया, लड़ाई कौन लड़ेगा? आज अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग को सपोर्ट नहीं करें, हम लोग को पैसे चंदे के रूप में नहीं दें, जो एक्स ब्यूरोक्रेट हो या एक्स जज हो या जो एक्स सर्विसमैन हो, 20,000 रुपए वाला आदमी को 50 रुपया लेना भी मुश्किल है साहब। उनके घर की दिया बाती भी जलना मुश्किल होगा, 2 वक्त की रोटी तो नामुमकिन हो ही जाएगी। क्योंकि जिस अनाज से हम भोजन करके पैदा हुए आगे बढ़े, वो तो भोजन अब अमीरों की थाली में जा रही, महंगे हो करके। हम तो रोटी चावल पे अब जीने वाले हैं। तो SC BC का मतलब आप लोग समझ गए हैं। आरक्षण जो हमारे शब्द हैं, उसमें एक पहला क्रीमी लेयर, दूसरा रोस्टर। रोस्टर के बारे में भी आप लोग नहीं जानते हैं। रोस्टर अभी हमारे बड़े भाई ने बताया कि एक पोस्ट अगर निकलती है तो 1, 2, 3 तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाता है, चौथा पोजीशन में SC BC का आता, 5वां 6ठा 7वां पोजीशन फिर है जो कि उन लोग के पास चला जाता है। फिर 15% अनुपात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जिनको विस्तृत से जानकारी लेने होंगे तो DU के प्रोफेसर आएंगे, प्रेजेंटेशन के जरिए
4 तारीख को पुनः हम लोग उपस्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होंगे, वहां आप लोग ले सकते हैं। अभी संक्षिप्त में कि जो क्रीमी लेयर के बाद जो मैंने आपको बताया कि एक जो दूसरा हथकंडा है, ये आपको रोस्टर है। आपके बच्चे का एडमिशन होता है, आप नहीं जानते हैं, वहां रोस्टर बना होता है, और अगर 1 2 3 5 7 पोस्ट है तो आपके एक ही लोग जाएंगे। इसलिए क्योंकि आधे से ज्यादा सीट 75% सीट उन लोग के पास चला जाता है। आरक्षण तो हम लोग का एक वर्ड कोड जो है, उसके ताने भी हमारे बच्चे सुनते हैं। अच्छे संस्थान में जाए, अरे ये कोटे के साथ आइए, ये पढ़ने में डल होगा, बहुत तरह की व्याधियां होती है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा 49.5% आरक्षण SC ST OBC के साथ है, और 10% का आरक्षण आपको EWS कोटा सामान्य वर्ग के लिए है। टोटल मिला के लगभग 60%, 59.5%। क्या आप लोग सहमत हैं कि एक पहला अनारक्षित सीट जाए, दूसरा अनारक्षित जाए, एक आरक्षित एक अनारक्षित, तब भी हमारा 50% का विकल्प रहता है? तो ये सिस्टम खराब नहीं है, ये हमारे साहब लोग को पता नहीं है, और अगर नहीं पता है तो मैं यही बताने के लिए आप लोग के साथ उपस्थित हुआ कि जो ये सारे त्रुटियां हैं उनको भी, और एक वर्ड और है साहब, NFS, नोट फाउंड सुटेबल। क्लास A और B में नंबर आपके बच्चे 95-99% ले आते हैं, और जब इंटरव्यू होता है तो ये सुनियोजित तरीके से हमारे जो कोटे के बच्चे होते हैं, AC BC या SC ST माइनॉरिटी के बच्चे होते हैं, उनको वहां भी काट दिया जाता है। कैसे काटा जाता है? नाम से तो पता ही चल जाता है, नहीं पता चलता तो पूछ भी लेते हैं साहब कि किस कोटे से हुआ, पता ही है, सब जगह लिखा ही है। तो इस कोटे की वजह से हम लोग को वहां का भी अधिकार, क्योंकि जैसे 99% वाला बच्चा है और उसी के पास उनके लोग 80% अंक पाए हुए हैं, तो उनके बच्चे को मार्क दे करके 0.5 भी बढ़ा देंगे तो आपके बच्चे, यानी कई ऐसे जगह हमने देखा जो हमारे टॉपर बच्चे थे वो बाहर निकल गए, जो बच्चे लास्ट पायदान पे थे उनकी क्लास कास्ट अलग थी, वो ऊपर चले गए, फर्स्ट नंबर पे सिलेक्शन हो गई। तो क्या ये न्याय है? तो यही न्याय अधिकार की बात बी द पीपल, मिशन जय भीम, अन्य साथी लोग करते। धन्यवाद संचालक महोदय। सम्मानित इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय एवं उनके सहयोगी बंधु, मैं सबको चित्र पर लगे हुए सभी अपने महापुरुषों को नमन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित तमाम सांसद, पूर्व सांसद और यहाँ पर बैठे सम्मानित बहुत ही विद्वान और जिन्होंने इस PDA बहुसंख्यों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी सम्मानित भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, अभी लोकसभा में 26 तारीख को संविधान समारोह दिवस मनाया गया। जिस संविधान के कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और संविधान को जानने लगे हैं, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अभी इस सरकार ने संविधान दिवस समारोह मनाया, जिसमें हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और उनके सभी सांसद उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए और उसका विरोध किया। साथियों, ये सरकार हमारे इतिहास को मिटाना चाहती है। अभी पूर्व वक्ता जो बोल रहे थे
वास्तव में अगर हम विचार करें तो संविधान बदल देंगे नहीं कहते, संविधान बदलना प्रारंभ कर दिया है। आज जो तमाम धाराएं आईपीएस वगैरह की थी उन्होंने बदल दिया। पहले तो हम लोग जानते थे कि 302 क्या है, 304 क्या है, 308 क्या है, 307 क्या है, 323, 504, 506 क्या है, ये आम आदमी जानने लगा था। लेकिन उनको सबको बदल दिया। उस बदलने से इनको क्या मिला? उससे बदलने से निश्चित रूप से हमारे लोगों के लिए क्षति पहुंची है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से इन्होंने इस देश को बेचा है, पहले सरकारें आती थी तो विभाग को विभाग से विलय कर देते थे, लेकिन आज इन्होंने बड़ी होशियारी के साथ और इस देश को जो जिस प्रकार से प्राइवेट हाथों में देने का काम किया है, पहले जैसे रेलवे ले लीजिए आप, पहले बड़े बड़े स्टेशन और फिर छोटे स्टेशन और तमाम इस प्रकार की धीरे 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 पूरा विभाग समाप्त करने की इन्होंने जो अपनी मंशा जाहिर कर दी है और बेच भी दिया है। आज आरक्षण समाप्त इसी के तहत है। सारी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया है, आरक्षण हमारा समाप्त हो गया है। आज अगर हम जातीय जनगणना की बात करते हैं तो जातीय जनगणना में हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना जिस दिन हो जाएगी उस दिन 85% लोग हमारे बैठे होंगे, सत्ता में, शासन में, हर कुर्सी में 85% लोग हमारे होंगे, हमारे पीडीए परिवार के लोग होंगे, हमारे बहुसंख्यक लोग होंगे। लेकिन इन्होंने जातीय जनगणना का विरोध किया है, जातीय जनगणना होने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हमको अपनी अहमियत का, हमको अपनी ताकत का पता तो आज भी है, लेकिन हमारे ही भाई पीडीए परिवार के लोग ही और इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शामिल हैं। पहले मुझे ध्यान में है, हम जब छोटे प्रांतों की लड़ाई लड़ रहे थे उसमें बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग भी थी, उत्तराखंड था, झारखंड था, छत्तीसगढ़ था, तेलंगाना था और सारे जो छोटे राज्यों की मांग कर रहे थे वो एक बार दिल्ली आकर के सब लोग बैठे थे और तेलंगाना वगैरह में उन्होंने जगाने का काम किया था कि वहां सांसद कहीं से चुना जाए, लेकिन वो अलग राज्य की मांग करते थे और वहां से इस्तीफा देके चले आते थे, लेकिन जनता उनको पुनः मांगती थी और वो लड़ाई लड़ते थे। माने रोड से लेकर के लोग सभा और विधानसभा तक लड़ाई लड़ते थे और उसमें उनको सफलता भी मिली। जैसे हमारे पूर्व वक्ता जी ने भी कहा कि हम लड़ाई, अभी हम दिल्ली के हमारे जो बहुत सारे शुभचिंतक लोग हैं पीडीए के, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ दिल्ली में मैं दो कार्यक्रम में लगभग तो इनके रहा ही और कई बार मुलाकात भी हुई। निश्चित रूप से जो जगाने का काम यहाँ से प्रारंभ हुआ है, मुझे लगता है कि जानते तो सब लोग हैं, लेकिन थोड़े से पैसे के कारण बिक करके कुछ पदों को लेकर के और हम वहाँ पर उनके साथ उनकी सरकार में हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी सुनी नहीं जाती। साथियों, हम जब अपने पीडीए के लिए हमारे सांसद, विधायक, दल चाहे जो भी हो, जहां से जीत के आया हो, लेकिन वो जब मैदान में अपने पीडीए परिवार के साथ खड़ा हो जाएगा तो दिन दूर नहीं कि जातीय जनगणना भी होगी, सारा आरक्षण भी होगा, 85% लोग भी हमारे और ऊपर बैठेंगे, और जब ऊपर बैठेंगे तब ये पीडीए परिवार हमारा सफलता की ओर बढ़ेगा। तो तेलंगाना के मैंने बात कही कि तेलंगाना के सांसद विधायक इस्तीफा देकर के लड़ाई में कूद पड़ते थे। उत्तराखंड उस समय हमारे साथ था, मैं मंत्री हुआ करता था सरकार में, और
उस समय एक समाजवादी पार्टी का विधायक था वहाँ, और बाकी जाने कौन चौहान साहब थे, वो छोड़ करके और बाकी जितने लोग थे सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। लेकिन जब उनके उत्तराखंड की बात आती थी तो वो जो समाजवादी पार्टी के भी थे वो भी उनके साथ मिलकर के 18 के 18 लोग और विधानसभा में खड़े हो जाते थे लड़ाई लड़ने के लिए। जब तक ये जागरूकता हमारे विधायकों में, सांसदों में नहीं आएगी तब तक और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन उनको भी विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, केवल लाभ के लिए ही नहीं, हम अपने परिवार के लाभ के लिए, पीडीए परिवार के लिए, और हमको आगे आना पड़ेगा। हम विधानसभा लोकसभा के सदस्य के रूप में रह कर की भी लड़ाई लड़ें, बाहर रहें तो रोड पे लड़ाई लड़ें। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा जो मांगे तो बहुत लिखी हैं और आपके सामने हैं, बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन हम सबको, और ये जागरण हमारे जो अन्य प्रांत है, प्रांतों में, प्रांतों से जाके जिलों में, और यहाँ तक ये सोच बदलनी पड़ेगी अपने लोगों की। आज हमारे लोग 85% माने रखते हैं, दूसरी सरकार नहीं आना चाहिए, पीडीए के लोगों की सरकार होनी चाहिए, लेकिन हमारे भूलवश और आज ये हमारी दुर्गति हो रही है। ना आरक्षण मिल रहा है, ना जातीय जनगणना कराई जा रही है, ना हमको नौकरियों में पेंशन भी समाप्त कर दी गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं बहुत न कहते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अम्बेडकर जी, और सभी हमारे महापुरुषों को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ।